हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की थी और इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल है इसका जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा है? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा कैसा है? उत्तर वैदिक काल। देखिए, अब हम ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ का भौगोलिक विस्तार कैसा था, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सब के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल के बारे में भी बात करेंगे। तो जो ऋग्वैदिक काल है इस यहाँ पे जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। देखिए, सिंधु सभ्यता आप पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेट करते चलेंगे। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। और जो आर्यों का आरंभिक जीवन है वो पशुचारण था, यानी कि ये लोग पशु चराते थे, जो इनका आरंभिक जीवन था। और जो आपने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? व्यापार पर आधारित थी, व्यापार एवं वाणिज्य पर। अब देखिए, जो एक बोगज कोई अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो बोगज कोई अभिलेख है। 1400 ईसा पूर्व इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वैदिक आर्य हैं वो ईरान से होकर आए थे। आर्य कहाँ से होकर आए थे? ईरान से होकर। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? बोगज कोई अभिलेख से, जो 1400 ईसा पूर्व का है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से और मिलती है? ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता। तो अवेस्ता किस भाषा का ग्रंथ है? ईरानी भाषा का। ये क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए, इसमें जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर आगे बनने की संभावना है। तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, अब कुछ जो इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग आर्यों का जो निवास स्थान है वो अलग अलग रहा है। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, देखिए, जैसे कि ये मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। मतलब मैक्स मूलर का ये कहना है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। और जो अविनाश चंद्र दास हैं उनका कहना है कि जो आर्य हैं वो 7 सैंधव प्रदेश से आए थे। और दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे। ऐसे ही जो नेहरिंग और चाइल्ड है उनका कहना है ये दक्षिण रूस से आए थे। और गंगानाथ झाने ने ब्रह्मर्षि देश और ये जो गाइल्स महोदय हैं इन्होंने हंगरी और डैन्यूब नदी की घाटी में आर्यों का निवास स्थान बताया है। और जो प्रोफेसर पेंका हैं उन्होंने जर्मनी के मैदानी भाग से। तो इसको रट लो, इसको याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखिए, जो वैदिक सभ्यता है इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था? जो हमने बात की थी सप्त सैंधव क्षेत्र की। और ये सप्त सैंधव क्षेत्र हमने देखा था किसके अनुसार है? अविनाश चंद्र दास के अनुसार। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। देखिए, कौन कौन सी नदी हुआ करती थी? सिंधु, सतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता और अस्कनी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से ये जो नदियां हैं, अब इनके देखिए इन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या हैं, इनको हम यहीं देख लेंगे। तो जो सिंधु मतलब जैसे कि जो सतुद्री है उसको सतलज, ब्यास को विपाशा, रावी को परशुड़ी, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, काबुल को कुंभा, गंडक को सदानीरा और कुर्रम को कुमु कहा जाता था। ऐसे ही और जो ब्रह्मवर्त देश है, ब्रह्मवर्त देश का मतलब है सतलज से यमुना तक। तो सतलज नदी से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे। ब्रह्मर्षि देश जो गंगानाथ झा के अनुसार तो ब्रह्मर्षि देश का मतलब है गंगा और यमुना के दो आबोआ सीमावर्ती क्षेत्र। आर्यावर्त का मतलब है संपूर्ण उत्तर भारत। जो उत्तर भारत है ना अपना उत्तर भारत, ये इधर उत्तर भारत, ये क्या कहलाता है?
आर्यावर्त। और वैदिक संहिता में जो वैदिक संहिताएं हैं उसमें 31 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं ऋग्वेद उसमें 21 नदियों का हमें वर्णन मिलता है। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु है, पवित्र नदी सरस्वती है। और गंगा का वर्णन 1 बार, यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है। साथ ही हिमालय पर्वत मूजवंत का भी इसमें उदाहरण मिलता है। अब हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर लेंगे। तो जो देखिए सामाजिक स्थिति है, सबसे पहले समाज पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। और समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। कुल कुल का मुखिया कौन होता था? पिता। और संयुक्त परिवार की प्रथा होती थी। दादा, नानी, नाती, पोते, इन सबको नप्त्र नप्त्र कहते थे। ये वाला फैक्ट याद रख लेंगे। और बड़ व्यवस्था थी जिसका वर्णन हमें पुरुष सूक्त से मिलता है। इस तरीके से समाज बटा हुआ था, जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे करके 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था। उसके बाद जो स्त्रियां थीं वो यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। देखिए जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो वैदिक काल है वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी। सती प्रथा का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बाल विवाह भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, विधवा विवाह था, दहेज प्रथा भी नहीं थी। और एक पत्नीवत विवाह होता था, यानी कि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था। लेकिन दहेज प्रथा नहीं थी यहाँ पे। लेकिन एक हमें जानकारी मिलती है कि कन्या को कुछ उपहार दिया जाता था जिन्हें बहुतु कहा जाता है। यहाँ पर नियोग प्रथा भी थी। आजीवन अविवाहिता कन्या को अमाजू। अमाजू किसे कहा जाता था? जो लड़की, जैसे आजकल कुंवारी लड़कियाँ होती ना जिनको कुंवारी कहा जाता है, जिनकी शादी नहीं होती, ऐसे ही वहाँ पे अमाजू कहा जाता था जिनकी शादी नहीं होती। और हमें यहाँ से दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ के लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। और वैद को भिज्ज कहा जाता था। यक्षमा भी, मतलब जो तपेदिक रोग होता है उसका भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। और यहाँ का जो विवाह है वहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरीके के विवाह होते थे। अनुलोम का मतलब है कि पुरुष उच्च जाति का होगा और निम्न जाति की स्त्री, यानी कि, और प्रतिलोम में उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति का पुरुष, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज भी वैदिक काल में होती थी। और यहाँ पे एक युद्ध का वर्णन मिलता है, दशराग्य युद्ध का, जो कि परुषडी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? परुषडी नदी। परुषडी नदी जो कि रावी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है। और यहाँ पे जो राजा सुदास और 10 जन के मध्य हुआ था। अब राजनीतिक स्थिति क्या थी? यहाँ का समाज जो था वो कबीलाई समाज था। कबीले का राजा गोप होता था। पंचजन कौन कौन से थे? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। और सबने बताया था कि सबसे छोटी इकाई परिवार की कुल होती थी, है ना। कुल के बाद ग्राम, विश, जन, ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, है ना। यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे छोटा है कुल, फिर है ग्राम, फिर है विश, फिर है जन। ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष होते थे, जैसे कुल के को कुलुप, ग्राम को ग्रामणी, विश को विशपति, जन को जनपति। फिर होता था राष्ट्र। राष्ट्र में भी ऐसे करके इसको याद रखेंगे। यहाँ पे 5 इकाइयाँ होती थी। यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। महिलाएं थीं वो राजनीति में भाग लेती थीं। सभा और समिति थी। भूमि स्वामित्व था जो जनता के पास था। जो बलि कर है वो स्वेच्छा से देते थे, मतलब टैक्स से मांगा नहीं जाता था, लेकिन बलि नामक कर का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर नियमित व स्थायी सेना हुआ करती थी। राजा को गोप्ता जनस्य कहा जाता था जो कबीले का संरक्षक होता था। इस प्रकार से हमने ये ऋग्वैदिक काल के बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं। हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं कि वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ की संस्कृति जो थी वो ग्रामीण थी और कबीलाई थी। तो इनका प्राथमिक जो पेशा था वो पशुपालन था, और जो द्वितीय पेशा था वो कृषि था। और यहाँ पे जो सबसे पवित्र पशु है वो गाय है। गाय को अष्टकर्णी या अघन्या शब्द गाय के लिए यूज होता था। और जो गवष्टी है, गवष्टी भी गाय के ही लिए यूज़ किया जाता है। गवष्टी का मतलब है गाय की महत्ता बताने वाला शब्द। और यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि पड़ी नामक व्यापारी चोरी के लिए कुख्यात, यानी कि जो पड़ी होते थे वो व्यापारी चोरी करते थे, है ना, ऐसा बोला जाता था। और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। घोड़ा यहाँ का अति उपयोगी पशु हुआ करता था।
साथ ही चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमें कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है और जौ का उल्लेख मिलता है ना। और ये सब और पॉइंट इनको देख लेना। बाकी की नोट्स मैं शेयर कर दूंगी, अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निष्क है वो आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था और सोने के लिए हिरण्य शब्द का यूज़ किया जाता था। अयस शब्द तांबे के लिए यूज़ होता था। अब यहाँ की हम धार्मिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ की जो धार्मिक स्थिति है वो धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य एवं भौतिक सुख ऐसे है और बहुदेववाद था, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक देवताओं की पूजा होती थी। आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियाँ थीं, जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, है ना। और इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर, पुरंदर कहा गया है इंद्र को। और इनके बारे में 250 सूक्त का वर्णन है। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता होते थे इंद्र। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, उसके बाद तीसरे वरुण, ठीक है। और गायत्री मंत्र की जानकारी हमें मिलती है जो सविता को समर्पित है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती थी। पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में जो पूषण थे वो शूद्रों के देवता हो गए। अब और भी देवता हैं, जैसे कि ये रुद्र हैं, और ये उपासना की विधि जैसे यज्ञ वगैरह होते थे। और अरणी हैं जो कि जंगल की देवी हुआ करती थी। अब हम आगे उत्तर वैदिक कालीन स्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन स्थिति के बारे में बात कर लेंगे। हमने पढ़ा था कि जो वैदिक काल है हमने उसको 2 भागों में बांटा, पहला वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखिए जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, और हमने वैदिक काल का समय कितना बताया था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब यहाँ का भौगोलिक विस्तार वही है जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें पता चलता है कि जो सदानीरा की ओर बढ़ने लगे थे आर्य, वही वाला क्षेत्र उत्तर वैदिक काल है। और पंजाब से बढ़कर आगे कुरुक्षेत्र की तरफ फैल जाता है, यानी कि इस वाले क्षेत्र में ये लोग रहने लगते हैं। 600 ईसा पूर्व कौशल, विदेह और अंगराज्य हुआ करते थे। और पर्वत जैसे त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक, ये सब का वर्णन मिलता है, समुद्र का ज्ञान मिलता है। तो ये उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति है। उसके बाद हम यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जो कि जाति आधारित हो गई। देखिए वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो जाति आधारित नहीं थी, वो कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित। लेकिन यहाँ पे जो जाति व्यवस्था, जहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति आधारित हो गई थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण में इनके कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और पहले देखिए जो वैदिक काल था ना, वहाँ पे स्त्रियों की दिशा अच्छी थी, वो यज्ञ वगैरह में भाग लेती थी। लेकिन यहाँ पर स्त्रियों की दशा कैसी होती जा रही थी? गिरती जा रही थी। उनको उपनयन यानी कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, और पुत्री को अब कृपण कहा जाने लगा, ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि गार्गी, ग्रहीता, मैत्रेयी, वेदवती, है ना। और सभा में स्त्रियों को प्रवेश नहीं लेने दिया जाता था, पैतृक संपत्ति नहीं दी जाती थी। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला है। अब जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इस पर 2 टीकाएं लिखी गई हैं। एक मिताक्षरा, जो कि आपको पूछा जाता है कि मिताक्षरा किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। और यही जो ग्रंथ है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 का आधार ग्रंथ है। और दाय भाग 1 जो कि जीमूत वाहन की रचना है, ठीक है। और यहाँ का जो समाज था वो कैसा था? पितृ सत्तात्मक समाज था। अब यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पर पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। सभा एवं समितियों की जो स्थिति थी वो कमजोर होती गई। पांचाल सबसे विकसित राज्य था। यहाँ पर राजसूय यज्ञ का वर्णन था। और यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की पत्नी को रत्नी कहा जाता था। साथ ही बलि जो कर था वो राजा को स्वेच्छा से कितना देते थे लोग? 1/6वां भाग। अब यहाँ पे कुछ सेनानी थे और सेनापति थे, इसको आप लिस्ट से पढ़ लीजिएगा, मैं नोट्स शेयर कर दूँगी। और अब हम देखेंगे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो इनका प्रथम पेशा कृषि हो गया, ठीक है। क्या होता था? प्रथम पेशा कृषि। और वैदिक काल में क्या था इनका प्रथम पेशा?
पालन करना। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई ये सबके वर्णन हमें मिलते हैं। यजुर्वेद में हमें लोहे का वर्णन मिलता है। पहली बार लोहे के साक्ष्य हमें अजंती खेड़ा से मिलते हैं। जनसंख्या बढ़ने लगी थी और यहाँ पर 4 प्रकार के बर्तन मिलते थे। कौन कौन से? काले और लाल रंग के मिश्रित, काले रंग के चित्रित धूसर और लाल रंग के बर्तन यहाँ पर मिलते थे। और यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? श्रेष्ठिन, जो कि श्रेणी का प्रधान व्यापारी था। निष्क कौन था? निष्क, शतमान, पाद, कृपाल, रत्तिका, गुंजा ये सब माप की इकाइयाँ हो गई और मुद्रा इनको कहा जाने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली का हमें उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल से। व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिलने लगते हैं। धातु गलाने के उद्योग बनने लगते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग भी बनने लगते हैं। यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पता है जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो यहाँ पे एक तो ये याद रख लेंगे कि पूषण, इसमें अब शूद्रों के देवता हो गए, जो कि पहले पशुओं के देवता थे। और ये सब देवताओं का थोड़ा वो बदल जाता है महत्व। और महाकाव्य लिखे गए उत्तर वैदिक काल में ही। महाभारत और रामायण कब लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में। मूर्ति पूजा होने लगी थी। बहुदेव वासुदेव संप्रदाय, षड दर्शन का उल्लेख होता है। और ये कुछ दर्शन हैं, इनकी भी जो मतलब उल्लेख है, वर्णन है, वो हमें उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है। इन दर्शन को हम पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चारवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण और वैशेषिक के हैं कणाद। ये रट लेना है बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये एग्जाम में यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन आता है, पीसीएस में। ये वाला लिस्ट अच्छे से रट लेना है, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। तो इस प्रकार से। और एक ही वाला पॉइंट देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रम का वर्णन मिलता है, लेकिन जवालोपनिषद में हमें 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें पुनर्जन्म की अवधारणा भी मिलती है। तो मृत्युलोक के देवता को परीक्षित कहा जाता है और उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। इस प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर में हमने पूरा वैदिक काल कंप्लीट किया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, टेलीग्राम पे ये नोट्स अपलोड कर देंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। साथ ही वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसे हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।